everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of question paper series, right? And in this video, we are going to discuss next subject question paper. And in this video, we are going to cover business law. राइट सो बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग अगर कंटेंट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिसका सिलेबस जो है एज पर एनईपी कवर किया है। राइट आज हम बिजनेस लॉ को डिस्कस करेंगे, उसके एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि आपने पहले देखा होगा तो आपको पता होगा कैसा पढ़ाते हैं। अगर अब नहीं है तो अभी नहीं लाइक करें, जब आपको कोई वैल्यू मिले देन यू कैन राइट। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, और इतनी मेहनत के लिए आप प्लीज सपोर्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज हम पहले समझेंगे कि हम ये सीरीज क्यों करना चाहिए हमें, ठीक है। तो बेनिफिट्स, इससे पहले जिन्होंने सीरीज फॉलो की उन्हें ये पार्ट पता है तो स्किप कर सकते हैं। तो पहला है कि क्विक रिवीजन हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। एज किसी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, मतलब किसी भी कॉलेज के एग्जाम में पूछे गए हैं तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है अपने एग्जाम में। और अगर आप इससे पहले कोई क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि किस तरीके से मुझे लिखना है, क्या अटेम्प्ट करना है वो, ठीक है। सो गाइज, हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, और वन बाय वन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे एंड देन हम आंसर्स के टुवर्ड मूव करेंगे कि किस चीज़ का क्या आंसर होगा, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये BBA के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। बिजनेस लॉ, चाहे BBA और BCom हो, ठीक है, सब्जेक्ट है ये आप दोनों के में, तो आप दोनों लोग इस पेपर को रेफर कर सकते हैं, या कोई और भी है वो भी कर सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है, सेक्शन ए में आपको बोला गया वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है ये। और देखिए आपको वर्ड लिमिट यहाँ पे दी हुई है, तो जो भी डाउट रहता है कि क्या वर्ड लिमिट लिखनी है, अगर आपके पे आती है तो आप उतनी वर्ड लिमिट लिख के आएंगे। 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। पहला क्या है, व्हाट इज एन ऑफर, व्हाट इज मेंट बाय इम्प्लाइड ऑफर। ऑफर क्या है और इम्प्लाइड ऑफर से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है वो इधर है, तो हम इधर को दिखाते हैं। हाँ, थर्ड है आपका व्हाट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच जो होता है वो क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। और एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, ये आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन दिए, सारे अटेम्प्ट करने हैं और 3 मार्क्स के, और लेस देन 75 वर्ड्स जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो हम वन बाय वन इस सेक्शन के आंसर्स को पहले कवर करेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला था आपका कि ऑफर क्या है और इम्प्लाइड ऑफर क्या है। 2 चीज़ पूछी गई हैं, ठीक है। तो हमने इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब पढ़ा हुआ है। तो ऑफर क्या होता है, ऑफर एक तरीके का प्रपोजल होता है जो एक पार्टी करती है दूसरे पार्टी को। जैसे कि आपको किसी को अपनी बाइसाइकिल सेल करनी है, ठीक है, आपको बाइसाइकिल सेल करनी है 2000 की, ठीक है। तो आप जिसको भी चाहते अप्रोच करोगे कि कोई आपकी खरीदे, जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको क्या करोगे, एक प्रपोजल दोगे, क्या कि मैं जो है वो अपनी बाइसाइकिल 1000 में बेचना चाह रहा हूँ, क्या तुम उसको खरीदोगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक प्रपोजल दिया, ठीक है, एक प्रपोजल रखा आपने। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्यों रख रहे हो, ताकि आप चाहते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, मीन्स एक एग्रीमेंट कर लें जहाँ पे मैं आपको अपनी बाइसाइकिल दे दूँ और आप मुझे पैसे दे दो, वो चीज़ हो जाए। स्पेसिफिक टर्म, मतलब जो भी मनी का टर्म है आपका, कितने रुपए में देनी है या कब देनी है, उस सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो इंटेंशन क्या रहता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, ऑन स्पेसिफिक टर्म इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड डेफिनेट एंड एप्लीकेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। जो भी आपका ऑफर है भाई, वो आप ओरली या रिटर्न कम्युनिकेट करोगे, मनी मन नहीं रखोगे। ऑफर है ऑफकोर्स कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे एक्शन से करो चाहे फिर उसको आप बोल के करो या लिख के दो, ठीक है। डेफिनेट होना चाहिए, मीन जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑफर, वो एकदम सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वेग है और आपको पता नहीं है क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, और वो एक्सेप्टेड होने के काबिल भी हो, मतलब कोई इलीगल ऑफर नहीं होना चाहिए जो, या फिर कोई ऐसा ऑफर नहीं होना चाहिए जो इमेजिनरी हो। कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पूछा था इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। इम्प्लाइड ऑफर आपने पढ़ा था, ठीक है।
तो इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफर रिफर्स टू द ऑफर इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक आपने पढ़ा था एक्सप्रेस्ड वाला ऑफर, ठीक है, जो एक्सप्रेस्ड करते ओरली या रिटर्न, बोल दिया, लिख के दे दिया ऑफर प्रपोजल, तो वो हो गया एक्सप्रेस्ड वाला। इम्प्लाइड मतलब छुपा हुआ, ठीक है, हिडन है, मतलब आप बोल नहीं रहे हो, लिख के नहीं दे रहे हो, लेकिन वो आपके जो बिहेवियर, आपका जो कंडक्ट है या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, या आपका या पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है, उससे वो पता चल रहा है कि वो एक प्रपोजल है आप लोग के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने का इंटेंशन रखता है, ठीक है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज द ऑफर, दो नॉट एक्सप्लिसिटली मेड इन रिटर्न और इन राइटिंग, ठीक है। लॉ जो है वो इसको नहीं रिकॉग्नाइज करता है एक ऑफर की तरह, क्योंकि वो लिखा नहीं हुआ है या बोला नहीं गया है, इसलिए। बट आपको ये याद रखना, इम्प्लाइड ऑफर एक ऑफर होता है जो आपके कंडक्ट, आपके सर्कमस्टांसेस से पता चलता है। जैसे कि मान लो आप किसी भी कॉफी शॉप गए, ठीक है, कॉफी शॉप में आप जाते हो जैसे, तो वो जैसे कोई मान लो एक स्पेसिफिक कॉफी बना रहा है कोई, ठीक है, वहां पे सिर्फ आपको कैपेचिनो वाली कॉफी मिलती है, तो आप जैसे ही गए वहां पे, तो वो उसने आपको देखा काउंटर में आ रहे हो, और वैसे ही वो बनाने लग गया, ठीक है। तो उसका बिहेवियर क्या शो कर रहा है कि वो आपको ऑफर कर रहा है कॉफी, और आप जा रहे हो उस इंटेंशन से उसको लेने। तो वहां पे आपने बोला नहीं, ना उसने आपसे बोला, ना पूछा, और ये चीज एक रिलेशनशिप वाली चीज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज हो गई कि आप वहां पे जाके पे करोगे, वो आपको वो देगा कॉफी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक एक्सप्रेस होता है, आपके कंडक्ट से या सर्कमस्टांसेस से पता चलता है। सिमिलरली आप शॉप पे जाते हो, कोई लेबल लगा रहता है प्रोडक्ट के पीछे, आपको पता है आपको उसको पेमेंट करनी है, उसको पता है आपको वो प्रोडक्ट देना है, तो वहां पे उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो चीज वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपका वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? तो आपको पता है परफॉर्मेंस मतलब कि जब आप उस चीज को परफॉर्म करते हो, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने एग्री किया है कि हमें ये चीजें करनी है, उसको जब आप परफॉर्म करते हो, वही होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स फुलफिलिंग द एग्रीड अपॉन ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज बाय ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब जो भी आपने एग्री किया था कि हमारी ये ड्यूटीज होंगी, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या जो भी हमारी ऑब्लिगेशन होती है, जब आप उसको फुलफिल करते हो, मीन्स पूरा करते हो, तो वो क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो भी टास्क थे वो एग्जीक्यूट करना। जैसे आप मान लो कोई था आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, कि आपने कहा था कि आपको आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करिए कि हम आपको इतना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करेंगे ऑन टाइम, और आपको हमें ये पेमेंट देनी है, तो फिर उस चीज़ को परफॉर्म करना। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सर्विसेज दी है कि आप प्रोवाइड करोगे, उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इंश्योर कंप्लायंस विद द एग्री टर्म। अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो सक्सेसफुल हो, तो इसका मतलब ऐसी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस हम वो परफॉर्मेंस कहेंगे जो वैसे ही परफॉर्म की गई जैसे आपने सब तय किया था, ठीक है, जो मामला आपने तय किए थे उसके हिसाब से अगर आप चीज़ें कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम कहेंगे वो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस हुई। टाइम पे चीज़ हो रही हो, जैसे जो भी टाइम डेडलाइन डिसाइड की थी उस हिसाब से आपने परफॉर्म किया हो। जैसे आप देखते हो ना घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लोग देते हैं, तो फिर वो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा कि जब वो घर जो है वो समय से बन जाए, जैसे बताया है डिजाइन वैसे बन जाए, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरा करते हुए बन जाए, और लीडिंग टू द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन है वो सब फुलफिल हो जाए। और फेलियर टू परफॉर्म में रिजल्ट इन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को सही से परफॉर्म नहीं करते हो तो क्या होगा, तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया, मीन्स तोड़ा गया है, टूट गया है, और जिसके लिए आपको क्या है रेमेडीज या कंपनसेशन जिस भी पार्टी को नुकसान हुआ उसको दी जाएगी एज पर द एग्रीमेंट। वो भी आप पहले डिसाइड कर लेते हो, अगर ये नहीं हुआ तो हम ये पे करेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने इससे पहले भी डिस्कस भी कर लिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है, जो भी आपने परफॉर्मेंस में एग्री किया था कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेंगे, ये सर्विसेज देंगे, प्रोडक्ट देंगे, जब वो चीज़ नहीं करते हो आप, ठीक है, आप फेल हो जाते हो वो चीज़ करने से, तो फिर वो क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बहुत लोग है ना, जैसे मेकअप आर्टिस्ट के पास बुकिंग करवाते हैं, तो फिर वो बहुत मैंने एक देखा था कि वो आए नहीं, और ऑन द डे ऑफ वेडिंग वो आए नहीं मेकअप करने। तो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना हमने, वहाँ पे एक फॉर्म फिल किया था बकायदा, उसमें हमने डेट मेंशन की थी, उसमें हमने अमाउंट मेंशन किया था सब कुछ, और आपने एग्रीमेंट की थी कि आप आएंगे टाइम पे, आप नहीं आए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ ब्रीच हुआ। अब क्या होगा, जो भी जिसको भी नुकसान हुआ उसके वजह से उसको फिर ऑफकोर्स आपको भैया कंपनसेशन देना होगा, सब पैसा वापस करना होगा, या फिर हो सकता है आप उसको कुछ और बेनिफिट्स दो अपने वहाँ पे, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाइड हो पाए। तो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाती जैसा कि एग्रीमेंट में तय किया गया था, विदाउट अ वैलिड एक्सक्यूज, मतलब कोई भी आपने रीजन सटीक नहीं दिया, ठीक है, आप उठ पटांग रीजन दे रहे हो कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, तो हम यही कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हुआ है।
कोई वैलिड रीजन है भाई, उसकी डेथ ही हो गई है तो नहीं कर पाया, तो ठीक है यार, फिर उसमें क्या आप कर सकते हो, ठीक है। दिस कैन इन्वॉल्व नॉन परफॉर्मेंस, पार्शियल परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस दैट डजंट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज, जैसे पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाई, तो या तो पूरी तरीके से नहीं फुलफिल कर पाएगी, जिससे हम कहेंगे नॉन परफॉर्मेंस में परफॉर्म ही नहीं किए, या तो आधा काम किया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे अपने घर दिया था, उसने आधा घर बना दिया, आधा बचा ही हुआ है, तो फिर वो भी हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है क्योंकि आपको पूरा बनाना था। या फिर ऐसा बना दिया जो आपके जो स्टैंडर्ड तय किए थे उसके हिसाब से नहीं बना, ठीक है। ब्रीच कैन लीड टू लीगल एक्शन बाय द एग्रीव पार्टी सीकिंग रेमेडीज सच एज कंपनसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर ब्रीच होगा, तोड़ा है, तो भाई जो भी एग्रीव पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, जो दुख में है, उसको आपको रेमेडीज देनी होगी। रेमेडीज में कंपनसेशन दे सकते हो, आप उसका अमाउंट रिफंड कर सकते हो, या फिर भाई जो परफॉर्मेंस करनी थी वो परफॉर्मेंस करके दो उसको, ठीक है। वेयर द कोर्ट ऑर्डर द ब्रीच पार्टी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर करती है ब्रीच पार्टी को कि उनको अपनी ऑब्लिगेशन क्या करनी है, पूरी करनी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडरमाइन द ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपॉन विच एग्रीमेंट आर बेस्ड, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रस्ट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसके बेसिस पे आपने एग्रीमेंट की थी उसको क्या करता है, तोड़ता है। तो देखो भाई यहाँ पे 75 वर्ड्स है ना, इसीलिए आपको थोड़ा और एलैबोरेट करके लिखना होगा, बस इतना नहीं है कि एक पार्टी जो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाती है विदाउट वैलिड एक्सक्यूज, यही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसको और बताओ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी टाइप में क्या क्या हो सकता है, और अगर ब्रीच हुआ तो क्या क्या आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करके बकायदा आपको आना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाला, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, और हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ लीगल एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू कंपनसेट द अदर फॉर एनी लॉस और डैमेजेस दे में सफर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक एग्रीमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी मीन्स एक तरीके का आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है किस चीज से, अगर आपको कोई लॉस या डैमेज होता है एक पार्टी को, ठीक है, दूसरी पार्टी ये कहती है, प्रॉमिस करती है कि हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे उस चीज का, ठीक है। तो अनलाइक अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयर एन इवेंट अनसर्टेन टू हैपन डिसाइड द परफॉर्मेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी कंपनसेशन इज एश्योर्ड इफ सर्टेन इवेंट अकर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो होता है कि अगर कोई चीज, कोई अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है, तो फिर आप कंडीशन रखते हो कि अगर वो चीज ऐसी जो अनसर्टेन, जैसे रेन है, ठीक है, अगर रेन हुई तो मैं तुम्हें 5000 रुपीज दूंगा, और रेन नहीं हुई तो मैं तुम्हें 5000 रुपीज नहीं दूंगा। तो ये ऐसा इवेंट है जो अनसर्टेन है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी, ठीक है। जो भी आपने डिसाइड किया कि ये चीज हम करेंगे तो वो परफॉर्म होगा नहीं होगा, वो डिसाइड करता है वो अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। जो इवेंट अनसर्टेन है, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, अगर वो हो गया तो वो चीजें परफॉर्म होंगी, नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, कंपनसेशन इज एश्योर्ड इफ सर्टेन इवेंट अकर। इसमें होता है कि कंपनसेशन एश्योर्ड किया जाता है अगर सर्टेन इवेंट अकर होता है। मीन्स मान लो कि मैंने बोला है कि अगर आपका जो भी हमने गुड्स डिलीवर किए हैं, अगर वो रास्ते में चोरी हो जाते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, उसका आपने जैसे एडवांस पेमेंट किया तो हम आपको एडवांस पेमेंट जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वो आपको उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सर्टेन इवेंट को बता दिया कि अगर ये चीज एग्जैक्टली ये चीज होगी तो हम ये चीज करेंगे, ठीक है। तो मेकिंग इट नॉन कंटीजेंट, यहाँ पे कंटीजेंट वाले में वो कंडीशन नहीं है कि अनसर्टेन इवेंट के हैपन ना हैपन पे होने पे, यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिए यही चीज होगी तो हम आपको क्या करेंगे, आपको कंपनसेट करेंगे आपके लॉस या डैमेजेस के लिए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेंजमेंट होता है, या घुमा के नहीं बात बोलती ये हुआ नहीं हुआ, वो भी अनसर्टेन इवेंट होगा नहीं होगा पता भी नहीं। यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक इवेंट है, ये चीज हो गई तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेंजमेंट है जहां पे एक पार्टी एग्री करती है कि वो लॉस जो भी दूसरी पार्टी सफर करेगी उसको कवर करेगी, टिपिकली अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्कमस्टांस और एक्शन। जो भी एक्शन होते हैं वो स्पेसिफिकली बता दिए जाते हैं कि इस एक्शन पे आपको हम पे करेंगे या कंपनसेट करेंगे। तो एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है लॉस और डैमेजेस जो वो सफर करेंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो था आपका इसमें वेरी शॉर्ट में वो था कैपेसिटी ऑफ पार्टनर क्या होती है। कैपेसिटी ऑफ पार्टनर मतलब कि पार्टनर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो हो गए पार्टनर, जो लोग हैं, ठीक है, पार्टीज जो है। और कैपेसिटी मतलब कि वो कैपेबल हो एंटर करने के लिए, ठीक है। रिफर्स टू द लीगल एबिलिटी। लीगल एबिलिटी मीन्स ऐसी एबल हो जो लॉ कहते हैं कि इस तरीके के पार्टनर जो है वो एबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के। जैसे मान लो आपने किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे पार्टी के साथ कर लिया है, ऐसे पार्टनर के साथ कर लिया जो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसके साथ आपने कुछ भी उसको करवा दिया हो साइन, वो लॉ जो है वो नहीं मानेगी, ठीक है। फिर अगर आप जाके वहां पे इन्फोर्स करते हो तो वो ये नहीं मानेगी कि ये राइट लॉ मतलब राइट कॉन्ट्रैक्ट है, कहेगी इनवैलिड है, ठीक है।
तो लीगल एबिलिटी कहते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टनर को कि वो एंटर कर पाए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या एंगेज कर पाए बिजनेस एक्टिविटी में। ईच पार्टनर मस्ट पॉजेस द मेंटल कॉम्पिटेंस एंड लीगल अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड कमिटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें जो भी पार्टनर है वो मेंटली कैपेबल होने चाहिए और उनके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। मीन्स ऑफकोर्स 18+ हो, माइनर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि फिर वो भी इनवैलिड हो जाएगा। इतने उनके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए या इतने मेंटली कैपेबल होने चाहिए कि वो डिसीजंस लेने के सक्षम हो और कमिटमेंट कर पाए। ठीक है, मतलब कि साउंड माइंड के होने चाहिए वो, और लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, जैसे कि माइनर नहीं होंगे, या मेंटली इनकैपेसिटेड पार्टनर मीन जो मेंटली डिस्टर्ब है उन पार्टनर के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट करें फिर वो भी इनवैलिड हो जाएगा। मतलब ऐसे पार्टनर जो कैपेबल हो, जिनके पास कैपेसिटी हो, ठीक है, लीगली भी कैपेसिटी हो, मेंटली भी वो साउंड हो, इस तरीके के पार्टनर्स ही क्या होंगे, कैपेबल होंगे। पार्टनर मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बी बाउंड बाय द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है सेक्शन बी। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितने वर्ड्स में लिखने हैं। राइट, सो देखते हैं। तो नाउ जो सेक्शन बी अगर आप देख पा रहे हैं तो सेक्शन बी में बोला गया है कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं और 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 200 वर्ड से ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से 3 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला अगर आप देख पा रहे हैं वो है व्हाट इज नेगोशिएशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम असाइनमेंट। नेगोशिएशन क्या होता है और ये असाइनमेंट से कैसे डिफरेंट है, पहला ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा है व्हाट इज एक्सप्लेन करें क्रॉसिंग और एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्रॉसिंग या एंडोर्समेंट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट वो इधर है, रुकिए, अगर आपको दिख रहा है एक्सप्लेन 8 क्वेश्चन है, 7 8, ठीक है, ये 3 है। एक्सप्लेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है और डिफाइन करें एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी और पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसमें से आपको ए करने हैं, तो वो आपकी चॉइस होगी। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ। लेट्स सी। सो यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि था नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएशन और असाइनमेंट वाला था ना, ये नेगोशिएशन क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है। सो हम डिस्कस करेंगे ये चीज़, नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो नेगोशिएशन ये ना बार्गेनिंग वाला वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे जो नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला चीज़ है इन कॉन्ट्रैक्ट वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा आपका। वो यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है नेगोशिएशन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपका चेक आ गया, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट आ गई, ठीक है, ये सब क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफर करे जा सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, फ्रीली निगोशिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेगोशिएशन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इससे चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गई, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, इन सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जब आप ओनरशिप मतलब कि कौन ओनर है उसका वो ट्रांसफर करते हो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो उसे हम कहते हैं नेगोशिएशन। मीन्स जैसे मान लो मेरे पास वो चेक था, मैं उसकी ओनर थी, मैंने उस चेक को दूसरे पर्सन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नेगोशिएशन हो गया। दिस ट्रांसफर अलाउ द न्यू होल्डर टू बिकम द इंटाइटल पार्टी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द पर्सन और एंटिटी ऑब्लिगेटेड टू पे ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अब जब जैसे मेरे पास चेक था तो उसे मुझे पेमेंट मिलनी थी, पर मैंने वो दूसरे पर्सन को क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी उसकी ओनरशिप, अब वो ओनर हो गया, तो अब उससे पैसे किसको रिसीव होंगे, उससे रिसीव होंगे। ठीक है, जो न्यू होल्डर है वो, तो वो एक ऐसी पार्टी बन गई जिससे पेमेंट रिसीव होगा फ्रॉम द पर्सन जिसने भाई एक चेक बना के दिया है। ये पेमेंट जैसे मान लो मैंने ए से गुड्स जो है वो उधार लिए थे, नहीं उसने मुझसे गुड्स उधार लिए थे जिसमें जिसकी उससे 20,000 की पेमेंट करी, तो 20,000 का चेक मुझे दे दिया। अब मुझे मान लो सी है, उसको जो है वो 20,000 रुपये किसी और चीज़ के देने थे, तो मैंने उसको वो चेक का ओनरशिप ही जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, मैंने उसको दे दिया कि अब ये तुम रखो। तो अब जो पेमेंट उसको 20,000 रिसीव करनी थी, जो वो मुझे दे रहे थे, अब वो उनको दे देंगे। ठीक है, वो जब विड्रॉ कराएंगे चेक तो पैसा उनके अकाउंट में। तो ये क्या होता है, नेगोशिएशन होता है।
प्रोसेस यही है कि नेगोशिएशन टिपिकली इन्वॉल्व द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फिजिकल ट्रांसफर, मतलब आप देते हो चेक जो है वो पकड़ाते हो, प्रॉमिसरी नोट है वो देते हो बिल एक्सचेंज, मीन जो एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट है वो उसका आप ट्रांसफर कर रहे होते हो एक पर्सन दूसरे पर्सन के, यूजुअली बाय एंडोर्समेंट डिलीवरी। एंडोर्समेंट मीन्स जैसे चेक है उसके पीछे आपने नाम लिख दिया, अपना साइन कर दिया, तो ये कर रहा है सिग्निफाई कि आपने जिस पर्सन को भी वो हैंड ओवर किया वो उसका हो गया, वो ओनर हो गया उस चीज का। ठीक है, तो ये हो गया कि आप क्या करते हो, टिपिकली फिजिकल ट्रांसफर करते हो, मींस यू हैव दिस चेक एंड यू आर फिजिकली ट्रांसफरिंग इट टू द अनदर पर्सन। इंडोर्समेंट सिग्निफाइज द होल्डर इंटेंशन टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पार्टी। अब भाई अब पीछे साइन कर दो तो इसका मतलब मैं इंटेंशन शो कर रही हूँ कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो दूसरी पार्टी को दे दिया है। अब उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लिखा है, मेरा पीछे साइन है, तो वो आप समझ जाइए कि मैंने ही उसको क्या किया है, इंडोर्स किया है, अब वो ओनर है उस चीज का। एग्जाम्पल, इफ यू रिसीव अ चेक पेड मेड पेबल टू यू एंड यू इंडोर्स इट। वही एग्जाम्पल है जो मैंने बताया कि मुझे चेक मिला था जो मुझे, जिससे मुझे पैसे मिले थे, लेकिन मैंने पीछे साइन करके दूसरे पार्टी को दे दिया, मैंने उसे इंडोर्स कर दिया, अब वो हो गया उसका ओनर, अब वो उसको पैसे मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको इंडोर्स किया और डिलीवर किया है। तो यू ट्रांसफर, मैंने राइट जो है पेमेंट रिसीव करने का वो नए होल्डर को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या होता है, नेगोशिएशन होता है। नेक्स्ट आता है कि असाइनमेंट क्या होता है। अब देखो, असाइनमेंट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग सम और ऑल द राइट एसोसिएटेड विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेल्फ। मान लो मेरे पास जो चेक है वो मेरे पास ही है, ठीक है, या प्रोमिसरी नोट जो है वो मेरे पास है, ठीक है, मैंने उसको नहीं दिया, मैंने वो फिजिकल ट्रांसफर नहीं किया, मतलब मैंने जैसे ये चीज है मेरे पास, मान लो नोट है प्रोमिसरी नोट, मैंने उसको ये एग्जैक्टली ये नहीं दी है, मैंने उससे रिलेटेड जो राइट्स हैं, ठीक है, कि तुमको इससे पेमेंट मिलेगी, ये राइट है, ये मैंने उसको बस क्या किया, ट्रांसफर किया। वहां पे नेगोशिएशन क्या था, फिजिकली इंस्ट्रूमेंट ही दे देते हो, ठीक है, यहाँ पे आप वो नहीं दे रहे हो, इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहे हो, ओनरशिप नहीं दे रहे हो, इंस्ट्रूमेंट आप ही के पास है, ओन आप ही कर रहे हो, आप उससे जुड़े जो राइट्स हैं वो क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, या उससे जुड़े जो बेनिफिट्स हैं कि पेमेंट आप रिसीव कर लो वो आप देते हो। अब कैसे दोगे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं मतलब उसको कैसे पेमेंट मिलेगा, वो राइट मैंने दे दिए, जैसे मैंने बोल दिया चलो तुम्हारे पास ये राइट है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, लेकिन इसका जो राइट है पेमेंट का वो तुम्हें मिल जाएगा, तो दूसरी वाली पार्टी उसको पैसे क्यों देगी, वो तो मुझे देगी ना, ठीक है, वो उसको क्यों देगी, वो पेमेंट क्यों रिसीव कर लेगा उससे। तो अब ये देखो प्रोसेस क्या होता है, असाइनमेंट कैन बी डन ईदर बाय एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट व्हिच वुड देन आल्सो कॉन्स्टिट्यूट नेगोशिएशन। बाय अगर इंस्ट्रूमेंट ही दे रहे हो तो फिर वो नेगोशिएशन वाला पार्ट होगा, और बाय एग्जीक्यूटिंग अ सेपरेट रिटन असाइनमेंट डॉक्यूमेंट, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, एक रिटन डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ असाइनमेंट का, मैं वहां पे लिखूं बकायदा कि मैंने जो है इसका जो राइट है पेमेंट रिसीव करने का वो मैंने इनको ट्रांसफर करा है, तो अब आप जो पेमेंट है वो इन्हें करिए, ठीक है। तो ये होता है द असाइनर द पार्टी ट्रांसफरिंग द राइट असाइन द इंटरेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट टू द असाइनी। मैं असाइन कर सकती हूँ, मैं लिख के वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है उनको दे सकती हूँ डॉक्यूमेंट, भाई उनको जब पेमेंट रिसीव करने जाना होगा तो वो उसको शो कर सकते हैं, वो देख सकता है कि हाँ भाई इन्होंने इनको राइट दिया, नाउ हमें इन्हें पे करना है। इफ यू owe a debt to someone and you assign your right to receive payment from a promissory note to another party, मान लो मेरा जो है किसी के ऊपर, किसी को मुझे उधार मतलब मेरा पेमेंट करना है, मैंने उसको उधार दिए थे तो उसको मुझे पेमेंट करना है, तो अब मेरे पास क्या है, एक राइट है कि मुझे पेमेंट रिसीव, मुझे पेमेंट मिल जाएगा क्योंकि भाई किसी ने मुझसे उधार ले तो मेरे पैसा तो मुझे वापस देगा, लेकिन वो जो राइट है वो मैंने क्या किया, दूसरे पर्सन को असाइन कर दिया, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, उसमें मैंने लिख दिया कि अब ये पेमेंट जो है वो मुझे नहीं आप इनको देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका असाइनमेंट होता है। यू असाइनिंग योर इंटरेस्ट इन द नोट टू देम, द असाइनी देन गेन द राइट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डेटर एज पर द टर्म्स ऑफ द नोट। और जो असाइनी जो है उसको जो क्या है वो राइट जो है पेमेंट रिसीव करने का वो उसको मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसे दिया है। वहां पे फिजिकल ट्रांसफर होता है इंस्ट्रूमेंट का, जो ये शो कर रहा था आपके पास पूरे राइट है उसको चीज को लेने के, यहाँ पे फिजिकल ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ जो राइट एसोसिएटेड है उसको, ये बेनिफिट जो है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो आप देते हो, वो आप एक रिटन डॉक्यूमेंट, असाइनमेंट रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो, लिख दे सकते हो, वो जाएगा और वो प्रेजेंट करके अपना जो बेनिफिट्स वगैरह ले सकता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस जो आता है नेगोशिएशन असाइनमेंट में वो आता है राइट्स और ओनरशिप के बीच में। इन नेगोशिएशन ओनरशिप ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। नेगोशिएशन में याद रखना ओनरशिप ट्रांसफर होती है, मींस फिजिकली इंस्ट्रूमेंट ही ट्रांसफर होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी से, जो ये कहता है कि भाई राइट ऑब्लिगेशन जो भी है वो आपको मिल गए हैं इंडोर्समेंट डिलीवरी के थ्रू। लेकिन असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ राइट
जो एसोसिएटेड होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ वो ही ट्रांसफर होते हैं, या तो इंडोर्समेंट में, जो कि ऑफकोर्स नेगोशिएशन भी कंस्टिट्यूट कर देगा, या फिर एक सेपरेट रिटर्न असाइनमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, उसमें बाकायदा मेंशन करते हो कि इनको मैंने ये राइट दिया है, आप इनको पेमेंट जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया नेगोशिएशन असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, जो आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था कि क्रॉसिंग और इंडोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, क्रॉसिंग और इंडोर्समेंट वाला भी था, तो हम उसको देखेंगे। क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट आर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यूज टू एनहांस द सिक्योरिटी एंड नेगोशिएबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक। जैसे चेक है, ठीक है, चेक की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक करना, गलत है, आप चेक की स्पेलिंग ठीक करना। ठीक करोगे तो टाइम लगेगा, बट आप इसको याद रखो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप, ये एक तरीके का मैकेनिज्म है, मीन्स ये आप तरीके यूज करते हो जिससे आप जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा पाओ। ठीक है, अब क्या है, पहला आता है क्रॉसिंग। इट इन्वॉल्व ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइन अक्रॉस द फेस ऑफ चेक। जो चेक का फेस होता है, ठीक है, जैसे ये आप चेक देख पा रहे हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, दो पैरेलल लाइन क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। ठीक है, कंपेयर्ड बाय सर्टेन इंस्ट्रक्शन रिटर्न बिटवीन द लाइंस। अब इन लाइंस के बीच में आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो कि इनको ही पे करना है, या इस बैंक को ही पे करना है, या मतलब सिर्फ इन्हें पेमेंट करनी है, वो आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भी लिख सकते हो, ये अप टू यू है। दिस मेक इट मैंडेटरी फॉर द चेक टू बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट एंड नॉट टू बी इन कैश डायरेक्टली। अगर आपने दो लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है, ये शो करता है कि जो भी चेक है वो क्या होगा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ये कंपलसरी हो जाता है वो दो पैरेलल लाइन खींच के, ये जो आपका चेक है वो बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा और डायरेक्टली इन कैश नहीं करा सकता सामने वाला पर्सन भी, जाके काउंटर में प्रेजेंट करके डायरेक्ट कैश में पैसा नहीं ले सकता, उसको वो चेक अपने अकाउंट में जमा कराना होगा, देन ही वो क्या होगा, इन कैश होगा। ठीक है, द क्रॉसिंग में स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर बैंक वेयर द चेक शुड बी डिपॉजिट। क्रॉसिंग में अगर आप जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक का बीच में नाम लिख देते हो, किसी बैंक में वो डिपॉजिट होगा, तो वो भी आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा, सेफर और मोर ट्रेसेबल हो जाता है। अब आपने से सिक्योरिटी कैसे बढ़ा दी, जैसे आपने उसने जाके काउंटर में जाके कैश ले लिया उसकी चेक को प्रेजेंट करके, तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा आपके पास कि अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, आपने ड्रॉ कर दी, तो एक बिल्कुल ट्रैकिंग रहेगा कि हाँ इस अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट हुआ है जो मैंने दिए थे, एक प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आपने पर्टिकुलर बैंक भी कर दिया तो वो उस पर्टिकुलर बैंक में ही डिपॉजिट होगा, ये भी आपको एक सामने वाली पार्टी को एक श्योरिटी हो जाएगी, एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ इस पर्टिकुलर बैंक में जैसे कोई मान लो झगड़ा हो तो आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर बैंक का ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पे ये चेक डिपॉजिट हुई होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रॉसिंग। तो एक तरीके से क्या बढ़ाता है, ये सिक्योरिटी बढ़ाता है। इंडोर्समेंट हमने देखा था कि अगर आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक पे साइन कर देते हो, ये इंडिकेट करता है कि आपने जो ओनरशिप राइट है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को क्या किया, ट्रांसफर किया। हमने बताया था ना वहां पे निगोशिएशन में कि जो जैसे मान लो ये चेक है, तो चेक के बैक में आपने अपना साइन कर दिया और दूसरी वाली पार्टी को दे दिया, तो इससे ये शो कर रहा है कि आपने जिस पार्टी का भी वो चेक था उसने दूसरी पार्टी को उसका ओनरशिप क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। इंडोर्समेंट कैन बी इन वेरियस फॉर्म सच एज ब्लैंक इंडोर्समेंट, मींस आप सिंपली साइन कर सकते हो, वो भी एक इंडोर्समेंट हो सकता है। ठीक है, स्पेशल इंडोर्समेंट हो सकता है, मींस जो जिसको आप वो दे रहे हो उसका नाम लिख के साइन कर सकते हो, या रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो सकता है, मींस कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो भी आप मेंशन कर सकते हो पीछे लिख के कि ओनली फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो endorsement provide a clear trail of ownership and facilitate the transfer negotiable instrument from one party to another। endorsement भी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप को। और भाई इतनी सारी चीजें अगर आप कर सकते हो, मतलब साइन कर दिया आपने या फिर लिख भी दिया कि पर्पस यही होगा, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं होना है, तो वो भी क्या कर रहा है, सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। तो क्रॉसिंग और एंडोर्समेंट जो है वो रिस्क ऑफ फ्रॉड का रिस्क कम कर देते हैं, क्योंकि जिसका भी वो मैंने पीछे नाम लिख दिया ना, फिर वो वही पर्सन जो है उससे पेमेंट रिसीव कर सकता है, तो वो भी एक तरीके की सिक्योरिटी हो गई। तो फ्रॉड का रिस्क कम करना और अनऑथोराइज्ड यूज और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कोई गलत यूज ना हो जाए, ये भी क्या करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। निगोशिएबिलिटी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट को एनहांस करता है सेफली उसको एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर करके। तो ये आपने देख लिया जो भी आपका एंडोर्समेंट था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था इसमें वो था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, और रिलेशनशिप वाला पार्टनर्स का। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है कि इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन। ये एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऐसे लिख के आ सकते हो। इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये बता दिया आपने। फिर क्यों लिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है, ठीक है। लाइबिलिटी आपने पढ़ा है, अगर पार्टनरशिप वाला पूरा केस पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपने पढ़ा होगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो आपने पढ़ा था कि लाइबिलिटी मतलब कि जो भी आपके पास जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। आप मान लो एक पार्टनरशिप में हो और कल को कोई नुकसान हो जाता है, जैसे मान लो कि 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो जैसे सोल ट्रेडर, उसमें क्या होता है कि आपको, ये नॉर्मल पार्टनरशिप में भी यही होता है कि आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाए उसको पूरा करने के लिए, तो आप पूरा करोगे। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब कि एक ऐसा टाइप ऑफ पार्टनरशिप है जहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि लाइबिलिटी उतनी ही आपकी होगी जितना आपने मान लो इन्वेस्ट किया है, जितना आपका उसमें हिस्सा है, प्रपोर्शन है प्रॉफिट में, बस उतना ही आपको पेमेंट करना होगा, कोई नुकसान होता है अदरवाइज से ज्यादा नहीं करना होगा। एक तरीके का भैया ये ऐसा पार्टनरशिप है जो आपको इस तरीके का बेनिफिट देता है, जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा पार्टनरशिप नहीं भी करते हैं, कि उनको लगता है कि आप लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फालतू में हमारे घर भी चला जाएगा, बट यहाँ पे वो चीज से आपको बेनिफिट मिल जाता है कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे डेट और लाइबिलिटी और पार्टनरशिप के बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द इंडिविजुअल पार्टनर्स पर्सनल एसेट, जो पर्सनल एसेट है उसके अगेंस्ट भैया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बिकॉज आपको अपने पर्सनल एसेट बेच के कर्जा जो है वो पूरा नहीं करना है। एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, पार्टनर के लिए था कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर रिक्वायर्स इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट बॉडी टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया। भाई कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होगा अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करना चाहते हो, वो एक पार्टनर बनना चाहते हो। साउंड माइंड के हो, मेंटली स्टेबल हो, लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना हो, मीन माइनर वाइनर ना हो, या जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिवालिया हो गए, लॉ उनको भी डिस्क्वालीफाई करता, वो ना हो। आप हैव द लीगल कैपेसिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए जो लॉ के टुवर्ड एक लॉ बनाती है ना, ये चीजें हैं, ये लोगों को हम कैपेबल मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के लिए, वो चीजें आप फुलफिल करते हो। पार्टनर में इंक्लूड इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन एंड अदर एलएलपीज डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन रेगुलेशन। पार्टनर जो है वो इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ये सब लोग हो सकते हैं जो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी बेसिकली यही कि साउंड माइंड हो, लॉ के टुवर्ड डिस्क्वालीफाइड ना किए गए हो लॉ के द्वारा, और लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट आता था कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कैसा होता है, पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, तो ये भी एग्रीमेंट गवर्न करती है एलएलपी, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल आप बता देते हैं कि देखो ये राइट्स होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये ड्यूटीज होंगी एक एक पार्टनर्स की। अब आप अपना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओपन करते हो तो आप बताओ कि भाई क्या राइट्स आप दे रहे हो अपने पार्टनर्स को, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना है, प्रॉफिट किस उसमें शेयर होगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो वो रिलेशनशिप जो चीजें हैं ना जो रिलेशनशिप को बनाती हैं, भाई राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज, यही तो रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, किसको किसको रिस्पॉन्स करना है, किसको किससे ऑर्डर लेना है, ये रिलेशनशिप डेवलप कर रही है। तो वो डॉक्यूमेंट में आप तय कर लेते हैं। पार्टनरशिप ऑफन ऑपरेट बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, पार्टनरशिप ऑफ कोर्स किस पे बेस्ड होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे, आपस में आप लोगों को भरोसा होना चाहिए, आपस में रूल्स के साथ कंट्रीब्यूशन करो, कॉपरेट करो, इस पे होती है। विद ईच पार्टनर कंट्रीब्यूटिंग देयर स्किल एक्सपर्टीज एंड रिसोर्स टुवर्ड अचीविंग कॉमन बिजनेस गोल, यहाँ पे सारे पार्टनर जो हैं अपनी स्किल्स एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। However, LLP agreement also provide a legal framework for resolving dispute, managing changes in partnership structure, protecting the interest of all the partners involved. इसके अलावा जो LLP है वो एक लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है कि मान लो जैसे कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई हुई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे चेंजेस को, अगर कोई स्ट्रक्चर में आता है, रेशियो में आता है, मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 3 पार्टनर थे 1:1:1 था, अगर चेंज होता है 1:2:1 होता है तो वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पार्टनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब आप चीजें जो है वो डिसाइड कर लेते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, जो आपकी रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। तो इन तरीके से जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप होता है वो एलएलपी में गवर्न होता है। तो ये सब चीजें आपको याद होंगी तभी आप एग्जाम में लिख के आ पाओगे, सो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेक्शन सी के साथ जो कि लास्ट सेक्शन है, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन सी आता है उसमें आपको जो क्वेश्चन कवर करने हैं वो 5 क्वेश्चन हैं मोस्टली, ठीक है। सेक्शन सी में आपको बोला गया है कि 3 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 15 मार्क्स का है क्वेश्चन, और ऑफकोर्स ये ऑफकोर्स ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा वर्ड्स लिखने होंगे। जैसे वहाँ पे 7.5 में 200 बोला था तो 7.5 का दुगना हो गया, तो यहाँ पे आपको कम से कम 400 वर्ड्स का लिखना होगा आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। पहला है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफ कोर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पूछा ही जाएगा।
ठीक है। एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंपॉर्टेंट जो उसको वैलिड बनाएंगी। ठीक है। और हाउ कैन बी ऑफर मेड, ऑफर कैसे कर सकते हो, ऑफर कैसे दे सकते हो वो। कंसर्ट क्या होती है इसको डिफाइन करो। फ्री कंसर्ट क्या होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये पूछा गया है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मेंशनिंग एक्सेप्शन इफ एनी। मतलब जो एग्रीमेंट होती है जिसमें आप किसी को रोकते हो ट्रेड करने से, ठीक है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वो वॉइड होती है। ठीक है, वो लॉ के नजरों में वैलिड नहीं है। तो अगर जैसे कोई चीज है, एक्सेप्शन है इस चीज के, इस स्टेटमेंट के, तो उसको बताओ। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन 12 कि कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं टू एग्रीव पार्टी। ठीक है, जैसे ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें जो भी पार्टी जिसको नुकसान है उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, और प्रिंसिपल आपको बनाने हैं, बताने हैं जो क्या करेंगे, डैमेजेस को असेस किया जाता है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ता है तो कौन कौन से प्रिंसिपल को देख के हम असेस करते हैं कि डैमेज कितना हुआ, क्या हुआ है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, उसमें क्या मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो वैलिड उसके लिए क्या क्या एसेंशियल होनी चाहिए ये, और डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट एम्प्टो ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन आंसर्स को देखते हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सो सेक्शन सी का अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो उसमें था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑफर कैसे करा जा सकता है ये। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मीन्स हमने पढ़ा था ना कि एक ऑफर देते हैं आप, ऑफर जो है वो एक्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो एग्रीमेंट बन जाती है कि हाँ आपने सहमति कर ली कि हम चीज टास्क परफॉर्म करेंगे। और वही एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, मीन्स उस एग्रीमेंट में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो उसको लीगली कैपेबल बना देता है, लॉ के नजरों में वो इन्फोर्सेबल हो जाती है, तो हम उससे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मीन एक ऐसी एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज को लीगली क्या करती है, बाइंड करती है उस चीज को लेकर जिसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। बिटवीन टू और मोर पार्टी दैट आउटलाइन देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये इन्वॉल्व करती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और प्रोमिसेस, एंड वंस फॉर्म इट क्रिएट इनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको जो भी चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे गुड्स के एक्सचेंज के लिए किया, वो आप उनको बाइसिकल दे रहे हैं, वो आपको मनी दे रहे हैं, या गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, या सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, या ये सब, तो उसके लिए आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाई। तो वो दोनों पार्टीज पे एक इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन डालती है, मैंने ऐसी इन्फोर्स कर देती है कि जो भी आपने ड्यूटीज के लिए एग्री किया है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो फिर आपको परफॉर्म करनी होगी। नहीं परफॉर्म करोगे तो फिर आप ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, बीच हुआ है, तो फिर आप कोर्ट पे जाओगे एंड देन आप रेमेडीज लोगे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट जो है फाउंडेशन है बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप की। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो बिजनेस में तो आपको पता ही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप ऐसे किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हो कि वो आपको 1.5 लाख का माल देगा। आप उसे पेपर वर्क करोगे बाकायदा, उसमें अपना मेंशन करोगे हमें आपको इस डेट में करना है डिलीवर, इस कंडीशन में डिलीवर करना है, देन यू साइन, फिर आप पेमेंट करते हो। नहीं होता उस तरीके से तभी तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। तो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होती है दो पार्टीज के बीच में, जो उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन को बता रही होती है क्या है क्या नहीं। एसेंशियल एलिमेंट क्या होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कब होगा, ठीक है, वो लॉ के नजरों में सही कब होगा, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। भाई सामने वाली पार्टी आपको एक ऑफर दे और वो एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, आप उसको खुल के बिना किसी दौर दबाव में एक्सेप्ट करो, वो चीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। मान लो अगर सामने वाली पार्टी अगर आपको ऑफर नहीं देती, आप अपने आपन गढ़न बना के चीजें कर रहे हो और कह रहे हो ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं वो नहीं होगा। तो जो भी ऑफर है वो क्लियर होना चाहिए, ऑफर भी क्लियर होना चाहिए। इस ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वेग ऑफर है कि चीजें कंफर्म नहीं है और अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्लियर ऑफर होना चाहिए जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे, और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मींस एक्सेप्टेंस जो भी दूसरी पार्टी मान रही है चीजों को करने के लिए, उस पर कोई जोर दबाव नहीं है। लाइक अगर आप बाइसिकल बेच रहे हो दूसरे वाले को, अब वो आपको पैसे देने को तैयार है, तो ये आप म्यूचुअली सहमति के साथ कर रहे हो और फ्रीली कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप उसके गन पॉइंट पर रख के उससे चीज अपनी दे रहे हो, उस पैसे ले रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पहला कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो भी आपने ऑफर किया है, जो भी आपने कॉन्टैक्ट किया है, उसमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है। मीन जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि सामने वाली पार्टी ने हमसे एग्रीमेंट करी थी कि वो जैसे हस्बैंड वाइफ वो हमें ज्वेलरी देंगे हमारे बर्थडे पे, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये हमारा मान लो कि हम कोर्ट जाएंगे, अगेंस्ट एक्शन लेंगे। नहीं हो सकता भाई, वो लीगल रिलेशन नहीं, वो पर्सनल रिलेशन, सोशल रिलेशन क्रिएट करने के इंटेंशन से कि आपका रिलेशन अच्छा हो, उस इंटेंशन से वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ये वो बात आपको कही गई थी, एग्रीमेंट हुआ था।
तो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, मीन्स लॉ के नजरों में की गई ऐसी एग्रीमेंट हो, दोनों पार्टी को अंडरस्टैंड करना है, एग्री करना है कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, और अगर आपने वो लीगल अगर वो चीजें नहीं फुलफिल की जो आपने तय की हैं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ सकते हैं। कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होना चाहिए पार्टीज के बीच में, एक पार्टी कुछ दूसरी को दे रही हो, दूसरी पार्टी उसको कुछ दे रही हो, ऐसा होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए भाई, दोनों पार्टीज जो है वो कैपेबल होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, ठीक है, माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लीगली कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सर्टेनिटी एंड क्लियरिटी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन है कि कितने बजे डिलीवर करना है, किस समय पे डिलीवर करना है, किस कंडीशन पे डिलीवर करना है, किस अमाउंट पे डिलीवर करना है, वो सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और दोनों पार्टी उसको सही से समझ पाए। अनक्लियर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा, डिस्प्यूट वगैरह ही होंगे। ऑफर कैसे किया जा सकता है, ऑफर या तो ओरली आप दे सकते हो सामने वाली पार्टी को, मीन्स बोल दिया है फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करके, इन राइटिंग अब रिटर्न के थ्रू ऑफर दे सकते हो, लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ठीक है, आपने लेटर में लिख के दे दिया कि हम आपको बाइसाइकिल सेल करना चाह रहे हैं, आप उसको परचेस करना चाहते हैं, ये अमाउंट है वगैरह। बाय कंडक्ट हो सकता है, मीन्स जैसे हमने एक कैपेचिनो वाला एग्जांपल दिया था, आपके बिहेवियर्स आपके जेस्चर से वो समझ में आ रहा है कि ऑफर आप लोग कर रहे हो, ठीक है, दे रहे हो ऑफर एक, जैसे स्टोर शेल्फ है, वहाँ पे गुड्स प्लेस है, उनका प्राइस टैग है, तो ऑफकोर्स वो दुकान बेच रही है, वो ऑफर दे रही है आपको कि आप उसको इंडिकेटर प्राइस पे खरीदें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट किया जाए दूसरी पार्टी को, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ऑफर, और लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये हमने डिस्कस किया। डिटेल में बहुत देखना है आपको तो आप प्लेलिस्ट में जाके फॉलो करो, वहाँ पे आपको ईजिली ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट हो, ऑफकोर्स मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ तो मैं जल्दी ही बताऊँ। कंसेंट क्या होती है, कंसेंट क्या होती है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू द वॉलंटरी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे होते हो वो वॉलंटरी होती है, ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज को कोई जोर जबरदस्ती करके वो चीज़ नहीं करवाई जा रही होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करनी है ड्यूटीज, वो अपनी इच्छा से, वो अपनी वॉलंटरी अपनी ही स्वेच्छा से आके वो चीज़ करना चाह रहे हैं। तो क्रूशियल एलिमेंट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ओनली वैलिड व्हेन पार्टीज गिव देयर कंसेंट फ्रीली विदाउट एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड मैनिपुलेशन। जो भी आपने अपनी कंसेंट दी है कि हाँ ठीक है मैं आपकी बाइसाइकिल खरीदूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा, वो फ्रीली होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई जोर दबाव डाल के आपसे वो चीज़ ना करवाई जा रही हो कॉन्ट्रैक्ट में जो दूसरी पार्टी करवा रही है। जैसे आपको गुड डिलीवर करने हैं तो सामने वाली पार्टी गुड जो है वो वॉलंटरी डिलीवर कर रही हो, उस पर कोई फोर्स नहीं किया गया हो, उसकी जो सहमति होनी चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने, वो कंसर्ट कहते हैं उसे, वो फ्री होनी चाहिए बिना किसी जोर दबाव के। तो कंसेंट फ्री कब होती है, जब वो कुछ कंडीशन फुलफिल करती है। पहला एब्सेंस ऑफ कोएशन, एब्सेंस ऑफ कोएशन मतलब क्या है, कंसेंट इज नॉट कंसिडर फ्री इफ इट इज ऑब्टेन थ्रू फोर्स, थ्रेट और कोएशन। मींस कोएशन मतलब कि अगर आप किसी से फोर्स करके, उसको थ्रेट करके, धमकी देके अगर आप एग्रीमेंट करवा रहे हो, ठीक है, जोर दबाव डाल के उससे एग्रीमेंट करा रहे हो, तो फिर भाई वो कंसेंट फ्री नहीं है। ऑफकोर्स कैसे वो सहमति फ्री हो सकती है, वो तो आपने जोर डाल के उस पर, उसको धमका के आपने उससे ली है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। पार्टीज को प्रेशराइज नहीं करना एक दूसरे को कि वो एग्री करे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। एब्सेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मींस कंसेंट मस्ट बी गिवन विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, मीनिंग दैट वन पार्टी शुडंट अनफेयरली एक्सप्लॉइट देयर पोजीशन ऑफ पावर अथॉरिटी। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप हो एम्प्लॉय और आपका बॉस है, तो आपसे वो एग्रीमेंट करवा रहे हैं और आपके ऊपर ये दबाव डाला कि करो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब जा सकती है, तो फिर वो अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहा है ना आपसे, वो सहमति लेने के लिए, आपकी कंसर्न लेने के लिए उस एग्रीमेंट में, तो वो भी फ्री नहीं होगी, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके नहीं आपको किसी की सहमति लेनी है। एब्सेंस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मीन्स कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज ऑब्टेन थ्रू डिसीट, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड। मीन्स कंसेंट फ्री नहीं होती अगर वो धोखे से ली गई हो। धोखे से मतलब कि चीजों को गलत बताया, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और चीजें बताई, ठीक है, जो कि वो चीजें थी नहीं, मैंने मिसरिप्रेजेंट किया, तो मैंने आपको धोखा देके आपसे हाँ करवाई। अगर मैं आपको सही बताती तो आप नहीं आते उस कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे मान लो मैंने आपको कोई लैंड बेचा, मैंने आपको बताया कि वो 1200 स्क्वायर फीट है, जबकि वो 800 स्क्वायर फीट है और आपको 1200 की जरूरत है, तो आप क्या आते उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। मैंने आपको मिसरिप्रेजेंट किया चीजों को, आपसे धोखाधड़ी करके आपसे कंसर्न लिए, तो वो भी कंसर्न फ्री नहीं होगी। Absence of mistake means consent must be given with clear understanding of the terms of the contract. If one or both parties are mistaken about the essential aspect of the contract, such as subject matter, the consent should
नॉट बी कंसिडर फ्री। मीन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मीन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस कंसेंट में, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशंस हैं, जो भी वो क्लियर होनी चाहिए, दोनों को समझ में आना चाहिए कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलती है अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने मान लो सब्जेक्ट मैटर को लेके गलत कर दिया है, 1200 की जगह 800 कर दिया है, वो भी गलती से कर दिया, फ्रॉड की नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन हाँ गलती हो गई, तो उस केस में भी सामने वाले ने अगर आपको एग्रीमेंट दे दी है वो भी फ्री नहीं कराई जाएगी। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है मैंने बताया था, रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर वन पार्टी टेक एडवांटेज ऑफ द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी टू अनफेयरली इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द अदर पार्टी। ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे एक पार्टी अपनी पोजीशन का फायदा उठाती है या अपने कॉन्फिडेंस का, ट्रस्ट का फायदा उठाती है। जैसे दूसरी वाली पार्टी सोची ये बहुत बड़े हैं, ये हमारे अच्छा करेंगे, तो वो उस पर भरोसा इसलिए करके उस एग्रीमेंट में हाँ कर देता है। तो उसने उस चीज का क्या किया, फायदा उठाया, उसने सुबह भरोसा कर लिया, ट्रस्ट पोजीशन या उसकी अच्छी पोजीशन है, वो अथॉरिटी में इतने हाई है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें उस तरीके से लगा कि भाई इनको मना नहीं कर सकते, तो वो भी आपकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होगी। तो इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। दिस अकर इन रिलेशनशिप सच एज बिटवीन फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। फैमिली मेंबर्स में होता है, आप उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो बड़े होते हैं, आपको लगता है उन पर भरोसा है, ट्रस्ट है, ये अथॉरिटी है, वो बड़े हैं, तो आप उस पर अपनी कंसर्न दे देते हो, तो वो भी फ्री नहीं है, वो उस वजह से आ रही है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में या प्रोफेशनल क्लाइंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस टिपिकली इन्वॉल्व सब्सटल परसुएशन एंड मैनिपुलेशन रादर देन डायरेक्ट कोएशन। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो एक तरीके का मैनिपुलेशन इन्वॉल्व करता है बेसिकली। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे थ्रेट नहीं दे रहे हो अपनी पोजीशन का कि ये वो, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बताया कि मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मैं आपको नौकरी जा सकती है, तो वो आपका क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, वहां पे आप थ्रेट दे रहे हो, उसको धमका दे रहे हो। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, वहां पे आप धमकी नहीं दे रहे हो, बट आपकी जो पोजीशन, आपको जो ओहदा है, उस वजह से हमें झुकना पड़ रहा है, उस वजह से हम सहमति दे रहे हैं, तो वो होता है आपका बेसिकली क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस। For example, if elderly person relies on caregiver for support and the caregiver pressurize them into signing over the property। देखो ये बहुत होता है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जो उनके मतलब सारे बच्चे नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि जो उनके बड़े माँ बाप हैं, जो बूढ़े हो गए, जिनको अब उनके सपोर्ट की जरूरत है, तो उनको क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे उनसे साइन करवा लेते हैं, या बैंक जाके उनके सारे डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो जो एल्डरली पर्सन है वो आपको इसलिए नहीं दे रहा है अपनी कंसर्न, ठीक है, वो इसलिए नहीं साइन कर रहा है क्योंकि वो चाह रहा है, बट वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो आप पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है सपोर्ट के लिए और केयर, कि आप उसको केयर दोगे, तो फिर वहां पे उस प्रेशर में आके वो साइन कर रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर एम्प्लॉय थ्रेटन करता है कि वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देगा अगर वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री नहीं करता है, जो कि अनफेवरेबल है, तो ये भी आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि कंसेंट जो है वो फ्री हो, वॉलंटरी हो, और इंपॉर्टेंट फॉर पार्टीज टू नेगोशिएट एंटर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए और बिना किसी जोर दबाव के होनी चाहिए। तो ये आप लिख के आ सकते हो, ये हमने डिस्कस किया आपका क्वेश्चन। नाउ गाइस हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज हो गया बिकॉज कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं आंसर 11 के साथ, कि जो था हमारा कि जो एग्रीमेंट होती है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में, जो ट्रेड को मना करती है, कि ट्रेड को रोकती है किसी पर्सन को किसी प्रोफेशन में जाने से, बिजनेस करने से, वो वॉइड होती है। ऐसी एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप जिससे आपने ये तय कर लिया कि तुम्हें किसी बिजनेस को नहीं करना है, तो वो वॉइड होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो ये कहते हैं कि इस तरीके के एग्रीमेंट जो है वो वैलिड हैं। ठीक है, कुछ होता है ना कि कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं चीज़ों में, जो ये कहते हैं कि चीज़ें सही हैं। तो अब क्या है, पहला आता है आपका, यहाँ पे हम समझेंगे कि मतलब क्या है। द स्टेटमेंट इज दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड रिफ्लेक्ट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर एग्रीमेंट दैट सीक टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रीडम टू एंगेज इन ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, ये ऐसी एग्रीमेंट होती है जो एक पर्सन को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो किसी ट्रेड में, प्रोफेशन में, बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज हो पाए। जैसे किसी की फ्रीडम है कि वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन कर सकता है, ऑफ कोर्स वी हैव द राइट, बट कोई ऐसी एग्रीमेंट जिस चीज से एक पर्सन को रोक रही हो, तो क्या वो एग्रीमेंट सही है, क्या वो वैलिड है। सच एग्रीमेंट आर जनरली कंसीडर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बिकॉज दे कैन इनहिबिट कंपटीशन, लिमिट इकोनॉमिक फ्रीडम एंड स्टिफल इनोवेशन। इस तरीके की जो एग्रीमेंट को जनरली पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो लोगों को आज़ादी छीन रही है। ठीक है, वो कंपटीशन नहीं कर रही है, क्योंकि भाई अगर वो बिजनेस करेगी तो आपको एक डर है कि वो कहीं कंपटीशन ना बढ़ा दे, इसलिए आप उसको रोक रहे हो। ठीक है, या फिर आप उसकी फ्रीडम को लिमिट कर रहे हो, या फिर उसको इनोवेशन ना करे, वो कुछ आइडियाज ना लाए, इसलिए आप उसको मना कर रहे हो ट्रेड में। तो ये सब चीज़ों की वजह से इन सारी एग्रीमेंट को, ऐसे एग्रीमेंट को जनरली
पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट या इनवैलिड ही कंसिडर किया जाता है। देखिए कुछ एक्सेप्शन या सिचुएशन है जहां पे जब आप किसी पर्सन को ट्रेड करने से रोकते हो, किसी प्रोफेशन में एंगेज करने से रोकते हो, तो वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे वैलिड कंसिडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ वॉइड। तो वो एग्रीमेंट कैसे होंगी? पहला है हाउ एट देयर एक्सेप्शन एंड सिचुएशन वेयर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में भी कंसिडर वैलिड। तो ऐसी सिचुएशन एक्सेप्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे जहां पे जब आप किसी पर्सन को ट्रेड करने से रोक रहे हो तो वो वैलिड है, वो सही है, वो एग्रीमेंट सही होगी। कैसे? पहला है रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस मतलब क्या है? द रिस्ट्रेंट इज डीम्ड रीजनेबल इन स्कोप, ड्यूरेशन एंड जोग्राफिकल एक्सटेंट, इट मे बी हेल्ड बाय द कोर्ट। मतलब कोर्ट इस तरीके की एग्रीमेंट को कंसिडर कर सकती है, सही मान सकती है, अगर वो जो एग्रीमेंट आपने करी है वो एक पर्सन को रोकता है एक स्कोप तक, एक दायरे तक, एक समय पीरियड तक, या एक जोग्राफिकल एक्सटेंट तक। ठीक है। A restraint that is necessary to protect legitimate business interests such as trade secret, confidential information, goodwill may be considered reasonable. मीन्स इस तरीके के एग्रीमेंट को हम रीजनेबल मान सकते हैं जो एक बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, जैसे उसके ट्रेड के सीक्रेट को। मान लो जैसे आपकी कंपनी में कोई पर्सन एम्प्लॉय था, ठीक है, वो काम कर रहा था और उसको बहुत सारे आपके अंदर के सीक्रेट्स पता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास बकायदा सब कुछ है, ठीक है, और वो पर्सन क्या है, कल को आपकी जॉब छोड़ के जा रहा है, तो आपको इस तरीके का डर तो रहेगा कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सीक्रेट्स को जानता है और हमारे एरिया में कोई अपना बिजनेस डाल दे, ठीक है, उसी चीज़ को हमें कंपटीशन देने लग जाए। तो हम क्या करते हैं, उसको एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको इतने समय तक जो है वो अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव यूनिट नहीं खोलनी है यहाँ पे, ठीक है। एज हम हमारे सीक्रेट जानते हैं, आपको पता है मेरी पॉलिसीज क्या है, हम आप हमको ऑफकोर्स कंपटीशन दे सकते हैं। तो इस एरिया में हमने लिमिट कर दिया कि आप इस एरिया के 5 किलोमीटर तक नहीं खोल सकते हैं या इस समय तक नहीं खोल सकते। तो उस तरीके की एग्रीमेंट अगर आपने की होंगी तो हम उनको वैलिड मानेंगे, ठीक है। दूसरा है सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस क्या है? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर ऑफन इंक्लूडेड इन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ बिजनेस। इन सच केस द बायर में रिक्वायर एश्योरेंस दैट द सेलर विल नॉट कॉम्पिट विद। जैसे आपने किसी से कोई बिजनेस खरीदा है तो भाई एक ऐसी एग्रीमेंट भी करना चाहता है जिसने परचेज किया है कि मान लो जिसने भी उसको यूनिट सेल किया है, बिजनेस यूनिट सेल किया है, जो बिजनेस सेल किया है, कि वो उससे ये चाहेगा कि आप उसको ये एश्योरिटी दो कि आप उसको ऐसा ना हो कि आप भी कल को बगल में ही दुकान खोलो और उसको कंपटीशन देने लग जाओ, ठीक है। तो तय कर लेते हैं कि इस पीरियड तक या इस जोग्राफिकल एरिया में आप वो है नहीं ओपन करेंगे, ताकि मेरा जो इंटरेस्ट है या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, पता चला कल को आप मुझे कॉम्पिटिशन देने लग गए। तो ये होता है सेल और बिजनेस में। इस तरीके से भी अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि आप किसी को रोक रहे हो ट्रेड करने से, बट किसी रीजन की वजह से या किसी टाइम पीरियड के दौरान के, तो इन सारी एग्रीमेंट को वैलिड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय जैसे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जानते हैं आपके वहाँ के, तो आप उनसे ये क्लॉज या एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहाँ पे हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनसे हमारी ये सारी बातें नहीं शेयर करेंगे, हमारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं शेयर करेंगे। तो वहाँ पे भी जो एग्रीमेंट आपने करी है वो भी आपकी क्या होगी, वैलिड होगी। नेक्स्ट ट्रेड सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट द डिस्क्लोजर और यूज ऑफ ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आर ऑफन अपहेल्ड बाय कोर्ट। दिस एग्रीमेंट आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग। भाई कोई भी ट्रेड सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये भी अगर आप किसी पर्सन को मना करते हो कहीं और जाके डिस्क्लोज करने से, तो ये भी आप वैलिड चीज़ है। इस तरीके की एग्रीमेंट भी आप कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि आप किसी को रोक रहे हो, कोई प्रोफेशन में जा रहा है तो वो चीज़ करने से, बट ये चीज़ें होनी भी चाहिए क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है सामने वाली पार्टीज को। अब ऐसी को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे काम करने वाले लोगों को जो टॉप लेवल पे है उनको सीक्रेट्स पता होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल को वो हमें कॉम्पिटिट करने लग जाएं या हमें हमारे कॉम्पिटिटर के साथ काम करने लग जाएं तो हमारी सारी चीज़ें बताने लग जाए वहाँ पे। वो नहीं होना चाहिए। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में गए हो, ठीक है, आपने उससे काम करना शुरू किया है या नहीं भी करना शुरू किया है, मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी आपको वो सिक्रेसी मेंटेन करनी है। और अगर आप वहाँ छोड़ के चले भी गए हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, तब भी आपको वो चीज़ें सेटिस्फाई करनी होंगी, ठीक है। वो आपके और मेरे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रहेगा। सेल ऑफ गुडविल क्या है कि व्हेन सेलिंग अ बिजनेस द सेलर मे नॉट एग्री टू कॉम्पिट विद अ बायर विद इन अ सर्टेन एरिया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। वही है सेल ऑफ गुडविल, वही है कि जिससे कि आपकी गुडविल है आपके बिजनेस की, और आपने क्या किया, दूसरे को बिजनेस जो है वो सेल कर दिया उस गुडविल के साथ। तो अब आपको कंपटीशन नहीं देना है सामने वाले बायर को जिसने आपसे वो चीज़ें परचेज की है, ताकि आप बिजनेस की गुडविल को प्रोटेक्ट कर पाओ, ठीक है, वो गुडविल रहे, तो आप उसको एरिया में कर सकते हो। यही सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन कंक्लूजन भी कह सकते हैं, जनरल रूल तो ये कहता है कि एग्रीमेंट जो ट्रेड को रोकती हैं किसी पर्सन को करने से वो वॉइड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम कहेंगे कि ये वैलिड हो सकती है। किसी को अगर आप रोकते हो जोग्राफिकल एक्सटेंट तक काम करने के लिए या स्कोप के लिए या ड्यूरेशन के लिए, ताकि अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पाओ, सामने वाली पार्टी अपने ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वो चीज़ सही है, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है उसमें रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच द एग्री पार्टी हैज वेरियस रेमेडी अवेलेबल टू सीक रिड्रेस फॉर द हार्म कॉज बाय द ब्रीच। मतलब ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, तो जो उस पार्टी को भी नुकसान है उसको बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं ताकि वो उस चीज से क्या कर पाए, अपने आप को बचा पाए। तो पहला है कि क्या क्या रेमेडीज है। पहला है डैमेजेस, ठीक है, डैमेजेस जो है वो मोस्ट कॉमन रेमेडीज है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। मान लो आपको नुकसान हुआ है तो उसके केस में जो सामने वाली पार्टी जिसकी वजह से आपको नुकसान है, तो वो आपको क्या करेगी, मॉनेटरी कंपनसेशन देगी भाई, जो भी नुकसान उसका पैसा वैसा आपको देगी बकायदा, ताकि आप उससे उभर पाओ। ठीक है, तो एक रेमेडी ये है। दूसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अपना काम चाहिए, आप मेरा काम करके दो जो आपने कहा था, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। तो फिर कोर्ट कहता है कि इस केस में कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। सामने वाली पार्टी को कंपेल करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच किया है तो आपको जो भी ऑब्लिगेशन थी अब आपको कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो आपको फुलफिल करनी होगी। इसी की वजह से, इसी के थ्रू हम सामने वाली पार्टी जिसको नुकसान उसको हम रेमेडी दे सकते हैं, तो फिर वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेसिजन। क्या है रेसिजन? अलाउ द एग्री पार्टी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न टू द पोजीशन दे वर इन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से पहले जो इस भी स्थिति में थे उस स्थिति में वापस दूसरी जो इस पार्टी को नुकसान हुआ उसको पहुंचाना। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके। मान लो आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप जो है वो मुझे कार जो है वो बेच रहे हो और मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ 1 लाख की, और बाद में मुझे डिस्कवर हुआ कि वो जो कार है वो बिल्कुल फॉल्ट है, आपने मुझे कुछ नहीं डिस्क्लोज किया, उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। तो फिर मुझे ऑफकोर्स मुझे नुकसान हो गया आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करके, तो अगर मैं कोर्ट जाऊंगी तो मुझे ये रेमेडी देंगे वो कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे सेलर के साथ। जैसे मैंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, तो आपसे मैंने कहा आप निकाल लीजिए, मेरा पैसा वापस करिए। तो मैं जिस स्टेट में थी पहले कि मेरा पैसा मेरे पास था, वो मैं इस स्टेट में आ जाऊंगी और मैं इस झोल से निकल जाऊंगी। तो ये एक रेमेडी हो सकती है, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेज क्या है कि सम कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड प्रोविजन स्पेसिफाइंग अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ डैमेज टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें पहले से ही बता देते हैं कि ये अगर कोई भी डैमेज होता है या ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से आपको कोई भी डैमेज होता है तो ये अमाउंट जो है वो आपको पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विडेटेड डैमेज जो है वो प्री डिटरमाइंड डैमेजेस होते हैं जो आपको बताए जाते हैं कि पहले से ही कि आप अगर लॉस होता है, कोई नुकसान होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, तो आपको दिए जाएंगे। तो वो रेमेडी आप यूज कर सकते हैं। When assessing damages for breach of contract, कोर्ट कंसीडर सेवरल प्रिंसिपल। बहुत सारे प्रिंसिपल है जो कोर्ट कंसीडर करता है डैमेज को एसेस करने की, कितना आपका नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को टूटने की वजह से। वो कौन कौन से प्रिंसिपल है जो कंसीडर किए जाते हैं? पहला है कंपनसेटरी प्रिंसिपल। कंपनसेटरी प्रिंसिपल क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ डैमेजेस इज टू कंपनसेट द एग्रीड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड एज द रिजल्ट ऑफ ब्रीच। जो प्राइमरी पर्पस होता है डैमेजेस का, ठीक है, कि आप जो भी नुकसान हो उसका पैसा दे रहे हो, वो प्राइमरी पर्पस होता है कि आप उसको कंपनसेट करो वो लॉस के लिए जो उसको हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से। डैमेजेस शुड एम टू पुट द इंजर्ड पार्टी इन द पोजीशन दे वर इन इफ कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट प्रॉपर्ली परफॉर्म। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रॉपर्ली परफॉर्म होता तो पार्टी जिस पोजीशन में होती उस पोजीशन में उसको लाना, ये एम होता है। तो कोर्ट देखती है भाई कि प्राइमरी पर्पस क्या है। अगर एग्री पार्टी को लॉस हुआ है तो प्राइमरी पर्पस यही होगा डैमेजेस का कि उसको इतना रिटर्न दिया जाए, कंपनसेट किया जाए जिससे वो उस पोजीशन में आ जाए जो अगर कॉन्ट्रैक्ट सही से परफॉर्म होता वो उस में रहता। फोर्सिबिलिटी देखेगी भी भाई कोर्ट की, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर्म, कि कितना नुकसान हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म करते समय क्या लग रहा था कि डैमेजेस कितने हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। ब्रीचिंग पार्टी इज ओनली लायबल फॉर द लॉस दैट दे वर इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द बोथ पार्टी व्हेन दे एंटर। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे जो भी डिसाइड था कि इतना लॉस होगा तो इतना हो सकता है डैमेज पे किया जाएगा, तो उसी हिसाब से आप डैमेजेस जो है वो कोर्ट कहती पे होगा। मिटिगेशन, अगर एग्री पार्टी की पूरी ड्यूटी रहती है कि वो लॉस को जितना ज़्यादा हद तक मिनिमाइज कर सकता है वो मिनिमाइज करे, ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा हार्म ना हो ब्रीच की वजह से। तो फेलियर टू मिटिगेट में रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ डैमेज। और अगर आप नहीं करें, जैसे मान लो कि चोरी, आग लग रही थी जो आप सामने थे, आप कुछ हद तक बचा सकते थे सामान को लेकिन आपने नहीं बचाया, तो फिर अगर वो चीज़ भी कोर्ट देखेगी कि भाई अगर आप कर सकते तो आपने क्यों नहीं किया, नहीं किया तो उतना आपको हम कंपनसेशन नहीं देंगे, वो आपकी भी गलती है। कॉजेशन हो सकता है डैमेज मस्ट बी कैजुअली कनेक्टेड टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्री पार्टी मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द ब्रीच डायरेक्टली कॉज द लॉस सफर्ड। कॉजेशन क्या है कि जो भी डैमेजेस हैं, ठीक है, वो एग्री पार्टी को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा डायरेक्टली कि कितना उसको लॉस सफर्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, क्या कॉज है वो सब बताना होगा। सर्टेनिटी डैमेजेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्वांटिफाइड। डैमेजेस जो भी हुए उसको आप
कैलकुलेट कर पाओ, मॉनेटरी टर्म पे बता पाओ, हाँ ये इतने इतने का हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटिव वो क्वांटिफाइड हो, नंबर्स में कैलकुलेट किया जा सके, और रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ। और अनसर्टेन डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, जो अनसर्टेन डैमेजेस होते हैं जो पता ही नहीं होते हैं, ठीक है, वो तो भाई रिकवरेबल होते नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस किस प्रिंसिपल पे कोर्ट डिसाइड करती है, एसेस करती है कि कितना आपको नुकसान हुआ है, वो सारे टॉपिक्स की लॉस सफर्ड, फोर्सिबिलिटी, मिटिगेशन, कॉजेशन एंड सर्टेनिटी। ये था आपका। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन के साथ मूव कर रहे हैं, जो कि है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेल की रिगार्डिंग है। तो ये लीगल एग्रीमेंट होता है जो कौन करे भाई, बायर और सेलर ही करेगा, क्योंकि सेल हो रहा है यहाँ पे। वेयर बाय सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। जैसे आप हैं और मैं हूँ सेलर, आप है बायर, तो मैं आप जो मुझसे खरीद रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट की, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये जो गुड्स है इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करूंगी और आपको उसके बदले मुझे क्या करना है, पेमेंट करना। लाइक आपने मुझे ऑर्डर दिया था 10,000 पेन का, मैंने आपसे एग्रीमेंट की थी मैं आपको 10,000 पेन जो है इस डेट पे डिलीवर करूंगी और आप मुझे उसका पेमेंट देंगे एक्सचेंज में। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ, भाई ये बहुत सारे कॉमन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं। ये सब एसेंशियल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड कब होगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो वही चीजें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सामने वाली पार्टी फ्रीली उसको एक्सेप्ट कर रही हो, कोई जोर जवाब के उसमें नहीं। एग्रीमेंट टू ट्रांसफर ओनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट हो रही होगी वो हो रही होगी ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए। बायर जो सेलर है वो अपने गुड्स की ओनरशिप जो है वो सामने वाले बायर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये एग्रीमेंट जो है उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। कंसिडरेशन हो जाए भाई, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए, आप गुड्स दे रहे हैं वो आपको पैसे दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप दे रहे हैं और उधर से कुछ नहीं आ रहा है, तो वो सोशल वाला नहीं करना है, कंसिडरेशन करना है। कैपेसिटी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज जो है वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करने, साउंड माइंड हो, लीगल एज हो, माइनर ना हो, ये वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। जो भी आपके वहां पे है ना कॉन्ट्रैक्ट के कि क्या एसेंशियल है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कंसर्ट फ्री होनी चाहिए, मतलब जोर दबाव में नहीं होनी चाहिए। अंडर इन्फ्लुएंस, गलती से चीजें छुपा रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो तो उसकी सहमति ले रहे हो, वो नहीं, फ्री होनी चाहिए, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन जो भी ऑब्जेक्टिव है जो कॉन्ट्रैक्ट करने का वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल गुड्स की सेलिंग में ना इन्वॉल्व, जो ड्रग्स बेच रहे हो, पैसे ले रहे हो, वो नहीं, लॉफुल होना चाहिए, फिर तो कोर्ट जाके कोई धोखा तो कंप्लेन नहीं कर पाओगे। सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर होने चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, बोथ द पार्टी समझ जाए कि भैया ये चीजें इस तरीके से हमें करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिट एम्प्टो क्या होता है, विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर इन लैटिन इज द प्रिंसिपल दैट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बायर टू एक्सरसाइज कॉशन एंड डिलीजेंस व्हेन परचेजिंग गुड। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिट एम्प्टो एक तरीके का, आपने स्लोगन पढ़ा होगा, लेट द बायर बी अवेयर, कि जो बायर है वो क्या रहे, बी अवेयर रहे। मतलब कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो ये कहता है कि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कॉजेशन एक्सरसाइज करने, इंटेलिजेंस, मतलब आप जब भी कोई गुड्स खरीदने जा रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप देखो कि वो गुड्स की एक्सपायरी डेट क्या है, वो गुड्स जो कह रहा है वो सर्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, आप सलाह पे मत हो जाओ उसमें केस ठोक दो। ये आपकी भी जिम्मेदारी कि बायर भी अवेयर रहे चीजें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। Under this doctrine, seller are not required to disclose all the information about the good they are selling, but the buyer expected to inspect the good themselves or seek expert advice if necessary. यहाँ पे क्या कहते हैं, कहता है कि सेलर की जिम्मेदारी नहीं कि वो आपको एक एक चीज बताए, ये आपकी जिम्मेदारी कि आप इंस्पेक्ट करो कि जो गुड्स है वो सही है या नहीं, या आपको जो भी लगता है मुझे ये चीजें जाननी चाहिए उसके बारे में, वो आपकी जिम्मेदारी कि आप छानबीन करो, ठीक है, और एक्सपर्ट की एडवाइस लो। बेसिकली बायर को बोलता है कि आप अवेयर रहो। Doctrine of Caput Emptor operates on the assumption that the buyer are the best position to assess the quality and suitability of the good they are purchasing. ये कहता है कि जो बायर है वो बेस्ट पोजीशन होता है, वो बेस्ट है कि वो ये एसेस करे कि गुड्स जो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये इनकरेज करता है बायर को कि आप एग्जामिन करो बार बार प्रोडक्ट को, परचेज करने से पहले क्वेश्चंस पूछो उसकी कंडीशंस की हिस्ट्री या कोई भी डिफेक्ट है उसके बारे में। However, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिट एम्प्टो में, पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर सेलर हैज मेड फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। उन केसेस में भाई ये आप नहीं कह सकते कि लेट द बायर बी अवेयर, जहां पे सेलर कुछ चीजें छुपा रहा है या मिसलीड कर रहा है, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको बेसिकली गलत चीजें बता रहा है, क्योंकि तब तो आप जो बता रहे हो वो ही स्टेटमेंट पे जाओगे, फिर वो तो उसने छुपाई आपसे डिफेक्ट, तो उसमें बायर क्या अवेयर हो जाएगा, बायर को क्या पता, वो तो जो वही सुन रहा है या वही देख रहा है जो वो दिखा रहा है। तो वहां पे फिर इस चीज को हम कहेंगे कि एक एक्सेप्शन दे सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिट एम्प्टो में, द सेलर मे बी हेल्ड लायबल फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे सेलर जिम्मेदार होगा अगर उसने कोई फ्रॉड किया या गलत चीजें रिप्रेजेंट की हैं। यहाँ पे फिर बायर को हम रेमेडीज देंगे, फिर ये नहीं कहेंगे आपको जिम्मेदारी आप अवेयर हो, नहीं, यहाँ पे फिर आपके साथ गलत हुआ क्योंकि सेलर ने जो आपको रिप्रेजेंट किया या जो भी
फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, आपने उस पर ही तहकीकात की, उसी को छानबीन किया और आप उस पर आ गए हो, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिट एम्प्टू बेसिकली सेलर पे, सॉरी बायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आपको कॉजेशन एक्सरसाइज, आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज करना मीन्स आप अवेयर रहो, आप देखोगे आपके साथ गलत ना हो जाए। और सेलर की ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्स होती है कि वो ऑनेस्टी के साथ डील करे, फेयरली डील करे, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है गुड्स के बारे में जो भी बेच रहा है उसको डिस्क्लोज करे, ठीक है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरे क्वेश्चन पेपर को। आई होप आप समझ पाए हैं, ठीक है गाइस। प्लीज इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू।